तो देखिए आज के लेक्चर में हम वाइब्रेटिंग एयर कॉलम पर बात करेंगे। जैसे कि एक हेडिंग हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से दी गई है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। जस्ट लाइक सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे भी हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को डिस्कस करना है। और एग्जैक्टली उसी वे में हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और हायर पॉसिबिलिटीज, हायर हार्मोनिक्स या पॉसिबल ओवरटोन्स की एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज पर डिस्कशन करना है। ना अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रिंग का वाइब्रेशन तो ठीक है, हमें समझ आ जाता है। बाकायदा एक स्ट्रिंग होती है, हम उसे एंड्स पर अटैच करते हैं, एक एंड अटैच करते हैं या दोनों एंड अटैच करते हैं एंड वी प्लंग दैट स्ट्रिंग, तो उस पर वाइब्रेशंस हमें होते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा कन्विंसिंग अप्रोच उसका लगता है। अब क्वेश्चन मन में यह आएगा कि एयर कॉलम पहले तो क्रिएट कैसे करें, हवा का कॉलम कैसे बनाएं, और फिर उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन की सीक्वेंस कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बेटा ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। एयर कॉलम का सबसे सिंपल और बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फ्लूट, बांसुरी जो होती है वो एक एयर कॉलम है। तो हम उसमें जब ब्लो करते हैं, अलग अलग होल्स को हम क्लोज और ओपन करते हुए क्या करते हैं, अंदर की एयर कॉलम की लेंथ को एडजस्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड नोट उसमें से डेवलप हो रहे हैं। सो ऑन फर्स्ट इंप्रेशन हमें ऐसा लगेगा कि एयर कॉलम हम बनाएं कैसे, लेकिन जैसे ही हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि एयर कॉलम का मतलब कुछ नहीं है, हमें एक पाइप लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर डायमीटर और एक पर्टिकुलर लेंथ का पाइप यहाँ पे चॉइस कर लिया, ये ऐसे। तो इसके अंदर जितनी भी एयर ट्रैप्ड है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी एयर ट्रैप्ड है ना, उस एयर को हम एयर कॉलम कहते हैं। दैट्स इट। अब सिंपल सी बात है कि जो लेंथ ऑफ पाइप मैं यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द लेंथ ऑफ पाइप एज एल, तो उस एयर कॉलम की लेंथ को भी हमें एल इतना ट्रीट करना है। अब यहां पर जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है ये वाला, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एयर कॉलम जिस पाइप के अंदर यूज की जा रही है उसके दोनों एंड्स ओपन हैं, बोथ द एंड्स आर ओपन। तो इसे एयर कॉलम कहने के बजाय हम कभी कभी ऐसे भी कहते हैं पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ये भी एक हमारा सिनेरियो होता है। दूसरा, हम एक चॉइस ऐसी भी कर सकते हैं कि उसी तरीके का एक पाइप ले लें बट हम इसके एक एंड को क्लोज कर दें। ठीक है, बाकायदा क्लोज कर दें, बनाए ही पाइप इस तरीके से, और फिर इसके अंदर जो एयर है उसे भी एक एयर कॉलम का मीनिंग दिया जा सकता है, उसे भी हम एक एयर कॉलम कॉल करेंगे। हावेवर हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी लेंथ एल है, बट इस पाइप के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन ये होगा कि ये ओपन एट वन एंड। ठीक है, ओपन एट वन एंड बोलेंगे और इसको हम कॉल करेंगे ओपन एट बोथ एंड्स। अब ओपन एट वन एंड बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वाटर ले लिया, ये वाटर है और इस वाटर के अंदर हमने एक पाइप को सबमर्ज कर दिया, डुबा दिया। तो ये पाइप हमने इसके अंदर डुबा दी, यहां से लेके यहां तक। हालांकि ये पाइप उसकी ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन में मैकेनिकली देखा जाए तो, ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एंड्स ओपन है इसके, लेकिन वाइब्रेटिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो ये एंड ओपन माना जाएगा और यहाँ पे पानी आ गया ना, वाटर आ गया, तो इसने इस एंड को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर वाइब्रेटिंग जो कॉलम है, वाइब्रेटिंग लेंथ जो है वो सिर्फ इतनी होगी, जिसको मैं ये येलो कलर दे रहा हूं, ये वाइब्रेटिंग लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग लेंथ जो है ये टॉप से लेकर के वाटर के सरफेस तक डिस्कस की जा सकती है, और इसे भी हम क्या कहेंगे, ओपन एट वन एंड। तो इसका दूसरा जो एंड है, हालांकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन हम दूसरा एंड यहां तक ही
ट्रीट करेंगे और इसे हम क्लोज एंड मानेंगे, क्योंकि जो वेव्स हम यहाँ भेज रहे हैं अंदर की तरफ वो और ज्यादा नीचे वाटर के अंदर ट्रैवल नहीं करने वाली है, वाटर के सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। सो ये एक जनरलाइजेशन है। इस तरीके से हम पाइप ओपन एट वन एंड या पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स या अरेंजमेंट करके पाइप ओपन एट वन एंड का कॉन्फ़िगरेशन डेवलप कर सकते हैं। और इन सभी केसेस में हमें ये याद रखना है कि हम एयर कॉलम के वाइब्रेशंस डेवलप करेंगे। नाउ द सिचुएशन इज लाइक कि हम इसमें किसी तरीके से, जैसे यहां मिडिल में बताता हूं, किसी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, वेव्स को अंदर भेजेंगे। तो ये वेव्स जाएंगी नीचे, क्लोज एंड पर ये वेव ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी ऊपर। तो हम यहां ऑब्जर्व करेंगे कि देयर विल बी टू आइडेंटिकल वेव्स, दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, एक ही मीडियम में हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दो आइडेंटिकल वेव्स जब एक सिंगल मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो इनका सुपरपोजिशन हो जाएगा, और इनके सुपरपोजिशन होने की वजह से इस पाइप के अंदर जो है फाइनली कौन सी वेव्स डेवलप होंगी, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, यानी कि समझने के हिसाब से बात करें तो हम इसके अंदर नोड या एंटी नोड को डेवलप करेंगे। अब बेटा इस एग्जांपल में ना हमको बहुत जल्दी से ये बात समझ में आ जाती है कि ये वेव्स जा रही है ऐसे नीचे, चूंकि ये एंड क्लोज है तो इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर आएगी। इस वाले एग्जांपल में भी हमको बहुत जल्दी से ये समझ में आता है कि ये वेव्स ऐसे जा रही है नीचे, फिर ये वाटर या लिक्विड के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके ऊपर आएंगी ऐसे, तो आने जाने वाली वेव्स का ओवरलैपिंग हो जाएगा। सुपरपोजिशन दोनों आइडेंटिकल वेव्स का एक ही मीडियम में हो रहा है, इसलिए स्टेशनरी वेव्स बनने की पॉसिबिलिटी है। पर थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी इस तरीके का सिनेरियो समझने में, इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स। पाइप अगर दोनों एंड्स पर ओपन है तो हमें थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, वेव्स को अंदर भेजने के बाद रिफ्लेक्ट करा के ऊपर लाना है। तो अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे आपने वेव्स को अंदर भेजा, किसी भी सोर्स का इस्तेमाल करके, ट्यूनिंग फॉर्क या कोई साउंड का सोर्स आपने इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन ये है कि ये वेव अगर नीचे जा रही है ऐसे, तो यहां पर ये इस बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट कैसे कर पाएगी, क्योंकि ये पाइप तो ओपन है ना। डिफिकल्टी समझ में आई आपको? पाइप का ये वाला एंड ओपन है तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? यस, क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं, आया समझ में आपके? यस सर। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग है, या हमें थोड़ा सा यहाँ पर काइंड ऑफ क्वेश्चन डेवलप होगा कि यार रिफ्लेक्शन कैसे होगा यहाँ पे। तो बच्चों जब हम इस पाइप को बहुत ध्यान से देखते हैं, लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस पाइप। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो बेटा, जब हम इस पाइप को बहुत केयरफुली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पाइप के अंदर बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स मैं ऐसे डॉटेड डॉटेड सिचुएशन में बता रहा हूँ। तो इतनी हवा अंदर जो है ना ट्रैप्ड है। अब दूसरा, जो बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर की तरफ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं। एंड वी नो वेरी वेल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, और ये इतने ही पाइप की बाउंड्रीज से बार बार कोलिजन करते हुए यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और ये जो बाहर मॉलिक्यूल्स हैं इनको काफी अच्छा खासा स्पेस रूम का अवेलेबल है मूव करने के लिए। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि अंदर के एयर मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनको मूवमेंट के लिए जगह नहीं है तो वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। और बाहर के मॉलिक्यूल्स काफी फ्री स्पेस में हैं, इसलिए वो थोड़ा सा सेपरेटेड रहेंगे। तो अपने आप यहाँ पे क्या होगा, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी जिसमें पाइप के अंदर का जो पोर्शन है, जस्ट इस लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है, वहां पर मॉलिक्यूल्स का कॉम्पैक्टनेस जरा ज्यादा रहेगा, मॉलिक्यूल्स की गर्दी जरा ज्यादा रहेगी। और ये जो स्पेस है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का कॉम्पैक्टनेस कम होगा। समझ आ रही है बात? जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं या मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोगों को हमने एक कमरे में बंद कर दिया, भले वो कमरा कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो 50 लोगों की
वजह से वो कमरे में थोड़ा सा गर्दी महसूस होगी, लेकिन उन्हीं 50 लोगों को हम एक बड़े से ग्राउंड में खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसा लगेगा नहीं कि 50 लोग खड़े हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से दूर दूर जाके खड़े हो जाएंगे। तो कॉम्पैक्टनेस जो है वो थोड़ा सा डिफर करेगा। कॉम्पैक्टनेस डिफर करने का सीधा मतलब होता है कि डेंसिटी डिफर करेगी। पाइप के अंदर वाले पोर्शन में कंपैरेटिवली जरा ज्यादा डेंसिटी रहेगी और पाइप के जस्ट बाहर वाले पोर्शन में कंपैरेटिवली जरा कम डेंसिटी रहेगी। तो अपने आप यहाँ पे क्या होगा, एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। आप इमेजिन करें कि ये वेव ऐसे आपने नीचे भेजा, तो अंदर का मीडियम थोड़ा सा डेंस है और बाहर का मीडियम कंपैरेटिवली रेयर है, और जब भी मीडियम चेंज हो जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वेव नीचे जाने जाने के प्रोसेस में क्या होगा कि इस बाउंड्री से टकरा के यहां पर ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये बाउंड्री जो है ये ओपन बाउंड्री है, ठीक है, ओपन एंड बाउंड्री है। डेंसिटी में सिर्फ फर्क आया, इसकी वजह से एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है, ऐसी कोई क्लोज एंड नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी और ये वेव रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे ऊपर आ सकती है। एन ऑब्वियस बात है, अगर दो आइडेंटिकल वेव्स जो है एक ही मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो दे विल ओवरलैप, एंड व्हेन दे ओवरलैप देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो ये एक सिनेरियो यहां पे डेवलप होगा। ये जितना भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया ये समझ आया, ताकि मैं आगे के इसके फॉर्मूले वगैरह पर डिस्कशन करना शुरू करता हूं। Yes, sir. ओके, जस्ट मेक योर वॉइस लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. अब देखो, आ, हमने इस तरीके का एक अरेंजमेंट हमारे लैब कोर्स में भी पढ़ा है ना। लैब कोर्स में हम लोगों ने इस तरीके का एक अरेंजमेंट डिस्कस किया है। आपको याद होगा, इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा बड़ा सा जार था, उसके अंदर हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं एंड देन वी यूज अ ट्यूनिंग फॉर्क। वो पाइप के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क हम होल्ड करते हैं और पाइप की लेंथ को एडजस्ट करते जाते हैं, और अकॉर्डिंगली हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सर्च करते हैं जहां पे हमें लाउडर साउंड सुनाई देता है। सो ये जो सारा एक्सपेरिमेंट था वो इसी आइडिया पर बेस करता है। ओके, अब आइए इसके एक एक केस को डिटेलिंग, एक एक केस की जो है ना वो डिटेलिंग करते हैं, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर वाइब्रेशंस अगर हो रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी कैसी डेवलप होंगी और कितनी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल या हायर पॉसिबल ओवरटोन्स के लिए आ सकती है। सो आई स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैं लेता हूं पाइप ओपन एट वन एंड। एक एंड वाले पाइप के साथ मैं शुरुआत करता हूं। तो मान लेते हैं कि मैंने यहां पे पाइप ओपन एट वन एंड का एक सिचुएशन कंसिडरेशन में लाया जिसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है। अब बेटा, इस पाइप के अंदर जो एयर ट्रैप होगी वो हमारे लिए एयर कॉलम बन जाएगा। हम किसी एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर वेव्स को भेजेंगे, वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर आएगी और यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स यानी कि नोड और एंटी नोड बनने की पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी। यस, यस और नो? ठीक है बेटा? यस? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करें। अब देखिए, इसमें हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझना होता है कि जब हम ये पाइप ओपन एट वन एंड की बात करते हैं तो इसमें दो बाउंड्रीज आती हैं। एक ये क्लोज बाउंड्री नीचे की और एक ये ओपन बाउंड्री। यहां पर भी बाउंड्री बनेगी जैसे मैंने यहां आपको समझाया, देखो ऐसे। तो वो सिचुएशन ऐसे ऊपर यहां पे भी होने वाला है, अंदर का मीडियम अलग और बाहर का मीडियम हल्का सा डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की वजह से अलग आएगा। एनीवेज, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस पाइप ओपन एट वन एंड में दो बाउंड्रीज बनने वाली हैं तो उन बाउंड्रीज पर किस तरीके के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। बेटा, ये बाउंड्री कंडीशन दो पार्ट्स में हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास ओपन बाउंड्री है यानी कि ओपन एंड, और अगर हमारे पास क्लोज्ड बाउंड्री है विच मींस क्लोज्ड एंड, तो एक बेसिक बात याद रखिए, ओपन बाउंड्री पर हमेशा एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा और क्लोज बाउंड्री पर हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा।
आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नोड का मतलब होता है कि जहां पर वाइब्रेशंस बिल्कुल ही जीरो या एकदम नहीं के बराबर होते हैं। तो अब ये जगह क्लोज है, तो यहाँ वाइब्रेशंस होने का चांस नहीं है, तो ऑब्वियस बात है क्लोज जगह पर क्या बनेगा, क्लोज बाउंड्री पर क्या बनेगा, नोड। नोड। जो ओपन बाउंड्री है वहां पर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए काफी स्पेस अवेलेबल है, तो ये यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ये ले सकते हैं। तो जो ओपन बाउंड्री होगी वहां पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड। एंटी। अब स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम वाइब्रेटिंग सिचुएशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि जो पाइप मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसका लेंथ L है, ठीक है। नाउ मिनिमम पॉसिबल सिचुएशन ऑफ वाइब्रेशन अगर मैं सर्च करना चाहता हूं, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो बेटा मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ये हो सकती है कि यहां पर एक एंटी नोड बनाया जाए और यहां नीचे की तरफ एक नोड बनाया जाए, बस। इससे छोटी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मैं नहीं समझता यहां पे पॉसिबल होगी। यहां नोड बना और यहां पर एंटी नोड बना। अब बताइए इससे कम पॉसिबल है क्या? बाउंड्री कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए और इससे भी कम पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन बताइए मुझे। इफ यू हैव एनी गेस तो बताइए, अदरवाइज इस बात पर मान लीजिए, इसको कन्विंस कर कंफर्म करिए कि नहीं इससे कम कुछ नहीं हो सकता। यस, बाउंड्री कंडीशन ये आनी चाहिए और इससे भी छोटी फ्रीक्वेंसी कुछ हो सकती है क्या? इससे कम कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या? सोचिए। यस, नो सर। ओके। तो पता चला कि मिनिमम वाइब्रेटिंग कंडीशन ये हो सकती है कि हम एक एंटी नोड और एक नोड बनाएं सेटिस्फाइंग दीज बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन अच्छे से दिमाग में रखना है, चाहे हम कुछ भी बनाएं, क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनना चाहिए और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनना चाहिए, ये बात फिक्स करिए। अब जरा सोचिए और ध्यान से मुझे बताइए कि नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बाय डेफिनेशन? λ/4। लैम्बडा बाय 4। वेरी गुड। अब ज्योमेट्रिकल कंपैरिजन हमें क्या बताएगा? ज्योमेट्रिकल कंपैरिजन हमें बताएगा कि लेंथ L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 विच इंडिकेट्स लैम्बडा इज इक्वल टू 4L। करेक्ट हो गई बात? यस। नाउ हमारे पास एक सिंपल सी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है या वेलोसिटी की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो n इज इक्वल टू v बाई लैम्बडा। अब लैम्बडा की इक्वेशन पुटअप करिए तो ये हो जाएगा v अपॉन 4L। दैट्स इट। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको यहां मिल रही है ना बच्चों, ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है और इसे हम कॉल करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या हमारा एक और लेबलिंग इसको हम दे सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्लियर हो गई बच्चों बात? यस। यस सर। हाँ, अब थोड़ा और हाइयर फ्रीक्वेंसीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज मैंने एग्जैक्टली वही पाइप लिया, ठीक है, हम पाइप की लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अगर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप पाइप की लेंथ और डायमीटर को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। तो मैंने सेम पाइप लिया। अब इस पाइप में मुझे ये सोचना है कि इससे ज्यादा मैं और क्या अरेंजमेंट कर सकता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, इसके बाद नेक्स्ट हाइयर क्या पॉसिबिलिटी मैं सर्च कर सकता हूं, ठीक है। बट आई हैव टू बी वेरी श्योर दैट के ओपन बाउंड्री पर एंटी नोड बनना चाहिए और क्लोज बाउंड्री पर नोड बनना चाहिए। तो सी मेरे जहन में ये आइडिया आ रहा है, आप नोटिस करें, अगर आपको इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है तो बताएं। तो यहां एक नोड बना दिया, यहां बीच में एक एंटी नोड बना दिया, यहां वापस से एक नोड बना दिया और यहां पे एक एंटी नोड बना दिया। इसके बाद मेरे हिसाब से तो यही पॉसिबल है। सोच के देखिए, और ज्यादा हो सकता है लेकिन इसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट यही पॉसिबल है, क्योंकि मुझे बाउंड्री की ये कंडीशन फुलफिल करनी है। यहां मुझे किसी भी सूरत में एंटी नोड ही बनाना है और यहां मुझे एट एनी कॉस्ट नोड ही बनाना है, तो ही वो अरेंजमेंट फुलफिल कर पाएगा। तो द नेक्स्ट हाइयर पॉसिबिलिटी आफ्टर दिस फंडामेंटल इज दिस वन।
यस, गॉट द पॉइंट। Yes, sir. आप सोचते हैं बेटा नोड से नोड का गैप कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। एक काम करते हैं, इसको लैम्बडा 1 बोल देते हैं। फिर नोड से एंटी नोड का गैप कितना होता है? λ/4. लैम्बडा 1/4। तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, L इज इक्वल टू लैम्बडा 1/2 प्लस लैम्बडा 1/4। Am I correct? Such that if I solve it, I will be getting this L length is equal to 3 lambda 1/4, which means कि ये lambda 1 हो गया 4L/3. What the point? Now use the frequency equation. V is equal to N1 lambda 1. Make the notational changes. Therefore, N1 is equal to V upon lambda 1. Substitute for lambda 1. So if I start substituting for lambda 1, N1 will become equal to V divided by lambda 1. 4L/3, तो 3 गया ऊपर। अब जरा सोचें बेटा कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर यहां मुझे मिला, ये वाला, ये क्या है? ये देखिए N. N, वेरी गुड। तो इस हिसाब से N1 क्या हो गया? 3N। ठीक, N1 हो गया 3N, है ना, यहां 3 आ गया ना। अब एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला हमें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी हायर पॉसिबिलिटी हमें मिलती है, पॉसिबल है, जो बनाई जा सकती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ओवरटोन। अपना माइक जरा लाउड रखो तो मुझे अच्छे से सुनाई देगा। उसे हम ओवरटोन कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है ये फर्स्ट ओवरटोन होना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes. ये होना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन। बट बेटा अगर मैं ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल को सर्च करता हूं तो n के बाद तो असल में 2n आना चाहिए था, 2n के बाद 3n आएगा। तो हार्मोनिक्स में तो हम हर एक काउंट को गिनते जाते हैं। इस हिसाब से सोचो तो ये क्या बनना चाहिए? Third harmonics. वेरी गुड, थर्ड हार्मोनिक्स। अब एक स्टूडेंट मुझसे सवाल कर सकता है कि सर व्हाट हैपेंस टू सेकंड हार्मोनिक्स? सेकंड हार्मोनिक्स का क्या हुआ? तो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है, वो मिसिंग है, वो एब्सेंट है, वो नहीं बन सकती है। इस अरेंजमेंट में वो नहीं बन सकती है। देखो अब मैंने एक ऐसा फ्लूट ले लिया, मान लो, क्या मैं उस फ्लूट में हर तरीके की फ्रीक्वेंसी बना सकता हूं क्या? कुछ कुछ सिलेक्टेड पॉसिबल होंगे, यस और नो? तो यहां पर जब पाइप ओपन एट वन एंड की बात आती है ना, तो उसमें 2n ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर बनाना है मुझे तो मुझे ये बाउंड्री कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इस बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से मैं हायर पॉसिबिलिटी सर्च करता हूं तो यही मिलता है, इसको सॉल्व करता हूं तो 3n ही आएगा, 2n आया ही नहीं। इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक्स इस सिचुएशन में क्या है? मिसिंग है, या आप कह सकते हो एब्सेंट है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अब हमारे मन में एक और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यों ना और आगे की पॉसिबिलिटीज पर जाते हैं। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, बट डू रिमेंबर हमें लेंथ ऑफ पाइप को चेंज करना अलाउड नहीं है इस तरीके के डिस्कशन में। फिलहाल न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम इसमें और अलग अलग वैरायटी देखेंगे, और इसमें और कुछ चीजें ऐड होती हैं जैसे कि एंड करेक्शन वगैरह, ये मैं कल के लेक्चर में लूंगा। आज मैं आपको इसकी पूरी सिंपल थियोरी सामने रख रहा हूं। ओके, सो द पाइप इज सेम, वही लेंथ L आ रही है। टेल मी कि इस सिचुएशन के बाद अगली क्या हायर पॉसिबिलिटी मैं सर्च कर सकता हूं? तो आंसर बड़ा सिंपल है, एक नोड यहां बनाओ, एक नोड यहां बीच में बनाओ, और एक नोड यहां बना लो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर यहां एक, और ये यहां एक। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद तो यही पॉसिबिलिटी होगी, देखो सिंपल है, एक नोड के बाद तुम दो नोड पर आए, दो नोड के बाद अब यहाँ तीन नोड पर आ गए, 1 2 3। यहाँ एक नोड है आपके पास, ये वाला एक नोड है, और फाइनली ये वाला एक नोड है।
ये ऊपर की तरफ एंटी नोड, यहाँ बीच में एंटी नोड और यहाँ भी बीच में एंटी नोड। अब जरा डिस्टेंसेस की बात करते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2। ओके, लैम्डा 2 ऐसा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा 2 बाय 2। और ये जो हल्का सा छोटा सा डिस्टेंस यहाँ बच गया, ये कितना होना चाहिए? करेक्ट है? यस और नो? बिकॉज वो तो नोड और एंटी नोड के बीच का गैप है ना। नोड और एंटी नोड के बीच का गैप क्या होता है? लैम्डा बाई 4। अब सोचें, ज्योमेट्रिकली अगर हम इस लेंथ को कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी आर सपोज टू गेट? लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4। इसे सॉल्व करिए। 5 lambda 2/4, which means lambda 2 is equal to 4L by 5. Correct है? Yes or no? Again use the same equation, V is equal to N2 lambda 2. Therefore, N2 is equal to V divided by lambda 2. Substitute for lambda 2, we may get N2 is equal to 5V by 4L. Tell me, what is this? What is that? N. N. Therefore, N2 is equal to how much? 5N. 5N. इसको क्या लेबल करें बताइए? What should I label this? Fifth harmonic. Second overtone. सेकंड ओवरटोन, बिल्कुल सही है। And fifth harmonic. के हिसाब से बोलना पड़ेगा फिफ्थ हार्मोनिक्स। अब इसके बीच में एक चीज आ गई, कौन सी? Fourth harmonic. फोर्थ हार्मोनिक्स। What happens to the fourth harmonics? Absent. Yes. फोर्थ हार्मोनिक्स का क्या हुआ? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एब्सेंट होगी, बनेगी ही नहीं। तो ये सीक्वेंस अगर मैं इसी ऑर्डर में आगे बढ़ाता जाता हूं, ठीक है, इसी पॉसिबिलिटीज को अगर मैं और आगे बढ़ाता जाता हूं, तो व्हाट आई मे गेट? सोचिए जरा, व्हाट आई मे गेट? 3, 5, नेक्स्ट क्या मिलेगा? 9। 5 तो मिल चुका, नेक्स्ट क्या मिलेगा? 7, 9, 7, 11. 9, 11। वेरी गुड। तो जो फ्रीक्वेंसी का रेंज अगर मैं तय करता हूं, n(n1)(n3)(n4), अगर मैं ऐसे करते जाता हूं ना, तो ये 1:3:5:7 एंड सो ऑन 9:2 ऐसे आगे चलेगा। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई एक रैंडम वैल्यू मेरे पास है, जैसे कि मैं कहता हूं p नंबर का ओवरटोन कितना है? p नंबर का ओवरटोन, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2p + 1 v डिवाइडेड बाय 4l। चेक करिए आप इस फॉर्मूले को। एक काम करते हैं, फर्स्ट ओवरटोन लिखते हैं n1, तो p की जगह 1 लिखो। 2 + 1 कितना हुआ? 3v/4l। ये रहा तुम्हारा 3v/4l n1। n2 सेकेंड ओवरटोन की बात करते हैं। जब मैं सेकेंड ओवरटोन की बात कर रहा हूं तो यहाँ p की जगह 2 लिखो। 2 × 2 4, 4 + 1 5v/4l। ये रहा 5v/4l। तो ये हो गया आपका सेकेंड ओवरटोन। और एक नोटिसेबल बात है, अगर यहाँ 3 आ रहा है तो ये थर्ड हार्मोनिक्स है, अगर यहाँ 5 आ रहा है तो ये फिफ्थ हार्मोनिक्स है, कल चल के यहाँ 7 आ जाएगा तो वो सेवेंथ हार्मोनिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब p नंबर का ओवरटोन अगर है तो सोच समझ के बताइए कितने नंबर का हार्मोनिक्स होगा? 2p + 1. 2p + 1 इतने नंबर का वो हार्मोनिक्स होगा। जस्ट किसी एक रैंडम अरेंजमेंट में, मान लीजिए बेटा मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट में फ्रीक्वेंसी फॉर सेवेंथ ओवरटोन, बोलिए क्या होगा? सेवेंथ ओवरटोन बोलिए क्या होगा? 15. वेरी गुड, शाबाश।
P की जगह पे आपको क्या करना है, 7 रखना है। 7 into 2 14, 14 plus 1 यानी कि कितना हो गया 15V divided by 4L। अब मुझे बताइए कि ये कितने नंबर का हार्मोनिक्स है? 6 7 यस, ये 15th हार्मोनिक्स ही है। देखो ना बेटा, जब यहाँ 5 आया था तो ये 5th हार्मोनिक्स बना ना, और जब यहाँ 3 आया तो ये 3rd हार्मोनिक्स बना। अब इसके साथ साथ एक और चीज याद रखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक नोड एक एंटी नोड, फर्स्ट ओवरटोन में 2 नोड 2 एंटी नोड, सेकेंड ओवरटोन में 3 नोड 3 एंटी नोड। तो अगर मैं कहता हूं 7th ओवरटोन है तो कितने नोड कितने एंटी नोड? 7 यस, 7 नोट 7 एंटी नोट। 8। बेटा गलत कर रहे हो, ध्यान से देखो, केयरफुली वॉच करो ना। फर्स्ट ओवरटोन ये है, कितने नोड बने? कितने बने? 2 दो नोट नोड बने। फर्स्ट ओवरटोन में 2 नोड बन रहे हैं और 2 एंटी नोड बन रहे हैं। ये अरेंजमेंट किसका है? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। कितने नोड और कितने एंटी नोड है, गिनो। 1 2 3, 3 नोड हो गए और 3 एंटी नोड है। तो अगर रैंडमली मैंने बोला 7 नंबर का ओवरटोन, मतलब 8 नंबर के नोड और 8 नंबर एंटी नोड, और 7 नंबर का ओवरटोन मतलब 15 नंबर का हार्मोनिक्स। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज करता हूं। चलो आपसे पूछता हूं, 11th ओवरटोन के डिस्क्रिप्शन बताओ। 11th ओवरटोन, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। 10 11 क्या हो जाएगा? 2 11 प्लस 23V अपॉन 4L। यहां 23 आया, तो इसका मतलब 23rd हार्मोनिक्स। ये 11 नंबर का ओवरटोन है, इसका मतलब 12 नोड और 12 एंटी नोड। डिस्क्रिप्शन पूरे आ गए, क्लियर? यस सर। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट भी यहाँ पे रखा है, आप इसको नोट्स में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूं। इस चार्ट को आप अपने जहन में अच्छे से बिठाइए, सो दैट कोई भी रैंडम क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ मैंने नंबर ऑफ लूप्स भी बता दिए हैं कि कितने लूप्स बनेंगे। ऑब्वियस बात है, जब हम शुरू कर रहे हैं ना तो हाफ लूप ही बना था, फिर 1.5 बना, फिर 2.5 बना, फिर आगे जाएंगे 3.5 बनेगा, फिर 4.5 बनेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। तो ये पूरे डिस्क्रिप्शंस थे आपके, जब पाइप ओपन एट वन एंड है, ऑब्वियस अदर एंड इज क्लोज्ड। चलिए अब इसके सेकंड स्टेज पर जाते हैं, सेकंड कंडीशन पर जाते हैं। तैयार हैं सब लोग? अब आप लोग अच्छे से काम करिए यहां पर, क्योंकि सारी बातें तो पता चल चुकी हैं। नाउ इन सेकंड सिनेरियो वी हैव पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पाइप जो है वो दोनों एंड्स पर ओपन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लें कि हमने इतनी लेंथ का एक पाइप चॉइस किया, पर्टिकुलर डायमीटर और पर्टिकुलर अरेंजमेंट। अब इस बात है, इसके दोनों एंड्स ओपन हैं, तो यहां पर बाउंड्री कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। सोच समझ करके बताइए, दोनों बाउंड्रीज ओपन हैं, तो ओपन बाउंड्री पर या ओपन एंड पर क्या बनना चाहिए? जल्दी से बोले। वेरी गुड, एंटी नोड बनना चाहिए। लेट्स बिगिन टू सर्च फॉर द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर हम ये कहते हैं कि इस पाइप की लेंथ जो है ना वो L है, तो सबसे पहली सिंपल पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी लूंगा, अब ये तेजी से लूंगा क्योंकि आपको सारी बातें तो समझ आ गई हैं। अब कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट बनाइए जिसमें ओपन बाउंड्री पर आपको एंटी नोड ही बनता हुआ मिलना चाहिए, कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो फिर सर्च इट,
तो मुझे तो यही एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। देखिए ये आधा लूप ऊपर और आधा लूप ऐसे नीचे, यही पॉसिबिलिटी मुझे मिल रही है। एक नोड बीच में, इस वाले ओपन एंड पर एक एंटी नोड और इस वाले ओपन एंड पर एक और एंटी नोड। आई एम गेटिंग दिस। इससे भी कम कुछ पॉसिबल है क्या बताओ, और जल्दी करो। इससे भी कम कुछ पॉसिबल है क्या, तेजी से No, sir. बताओ। अब अगर इससे भी कम कुछ पॉसिबल नहीं है तो हम इसमें कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। ये वाला गैप कितना होगा आप बोल सकते हो बेटा, यहां से लेके यहां तक? Lambda by 4. लैम्बडा बाई 4, शाबाश। ये वाला गैप कितना होना चाहिए, नोड से एंटी नोड? Lambda by 4. लैम्बडा बाई 4। तो ज्योमेट्रिकली हमें पता चला L इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा बाई 4, विच मीन्स L इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, विच सिंपली मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 2L। पहली बात क्लियर हो गई? यस। Coming back to the same calculation, V is equal to n lambda. Therefore, n is equal to V by lambda. Therefore, n is equal to V upon 2L. ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन है। क्या कॉल करें इसे? फंडामेंटल Fundamental frequency and हम कॉल करेंगे इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या हम इसे कॉल करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक्स। अब इमीडिएटली यहां पर एक कंपैरिजन करते हैं। पाइप ओपन एट वन एंड में V अपॉन 4L आ रहा था, V by 4, और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में V अपॉन 2L आया। एक जल्दी से शॉर्टकट कंपैरिजन में यहां पे डेवलप करता हूं। देखो, अगर पाइप क्लोज एंड का है तो हमें आंसर मिला V अपॉन 4L, और अगर पाइप दोनों एंड्स ओपन वाला है तो हमें आंसर मिला V अपॉन 2L। व्हाट द पॉइंट? देखो, कन्विंस है इस बात पर आप लोग? यस। yes, sir. एक काम करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। तो अगर मैंने क्लोज एंड पाइप डिवाइडेड बाय ओपन एंड पाइप का रेशियो ले लिया तो V कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे मिलेगा ये 2L और ये 4L। अब इसे कट कटा के बताइए क्या आंसर आएगा। NC डिवाइडेड बाई NO इज इक्वल टू, क्या मुझे मिल रहा है, 1/2। L by 2. का मतलब ओपन एंड पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज एंड पाइप की फ्रीक्वेंसी के कंपैरेटिवली डबल है। फंडामेंटल की ही बात कर लो तो डबल है। ये बड़ा काम का कंक्लूजन हो सकता है। इस पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं अलग अलग लेवल पर। समझ आया छोटा सा कैलकुलेशन? यस। अभी हमें और आगे बढ़ना है, और हार्मोनिक्स और पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरटोन को सर्च करना है। बट इमीडिएटली मेरे जहन में ये बात क्लिक हो गई, अरे अभी अभी जब मैंने ओपन एंड वन एंड वाला कैलकुलेशन किया था तो मुझे V अपॉन 4L मिल रहा था, और जब मैं ओपन एंड बोथ द एंड्स वाला कैलकुलेशन करता हूं जैसे यहां किया तो मुझे V अपॉन 2L मिला। तो जाहिर बात है ये एक दूसरे के डबल या हाफ हो सकते हैं। पर्टिकुलरली कहा जाए तो ओपन एंड की फ्रीक्वेंसी क्लोज एंड वाली कंपैरेटिव पाइप के हिसाब से डबल है। हाँ, पाइप का लेंथ वगैरह सेम होना चाहिए। Got the point? Yes, sir. Okay. Now taking to the next situation. मान लेते हैं कि इसी पाइप को हमने दोबारा यूज किया, बट वी वांट टू सर्च फॉर द हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज, और ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसीज को हम सर्च करना चाहते हैं। अब इसके बाद जो सबसे पहली बड़ी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल हो सकती है उसको दिमाग में लाइए, और बाउंड्री पर यही बनाना है एंटी नोड, ये फिक्स करिए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, दो नोड बना लेते हैं और ये अरेंजमेंट ऐसा करते हैं, ये यहां से ऐसे और ये यहां से ऐसे। तो एक नोड के बाद मैंने दो नोड बना लिए, चलो ठीक है, ये दो नोड। फिर मैंने इधर बीच में एंटी नोड, इधर ओपन एंड पर एंटी नोड और इधर ओपन एंड पर भी एंटी नोड बनाया।
तो मैंने बाउंड्री कंडीशन को तो फुलफिल किया, और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है वो यही होगी। इसके अलावा आपके पास कुछ है तो बताएं। अब बीच में ये जो गैप है नोड से लेके नोड का, ये गैप कितना होगा? लैम्डा 1/2 1/2। फिर ये ऊपर नोड से लेके एंटी नोड, ये गैप कितना होगा? 1/4 4। और ये फिर नीचे नोड से लेके एंटी नोड, ये गैप कितना होगा? लैम्डा 1/4। अब वही ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन फिर चलाइए, लेंथ के हिसाब से सोचा जाए तो लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/2 सॉल्व करिए, ये लैम्डा 1 हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4, सॉरी ये 1/4 होना चाहिए, 1/4 प्लस 1/4 प्लस हाफ ऐड करिए तो लैम्डा 1 हो जाएगा। अब फिर एक बार हम देखें v इज इक्वल टू n लैम्डा की सिचुएशन, v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1, तो n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1, तो n1 इज इक्वल टू v अपॉन l। इसे अगर मैं हल्का सा रीअरेंजमेंट दे दूं और ये कहूं कि n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v अपॉन 2l, तो चलेगा? चलना चाहिए। अब ये देखिए क्या है, ब्रैकेट वाली चीज क्या है ये? यस, तो आंसर क्या आएगा? n1 इज इक्वल टू 2n। अब फौरन ही हमें ये समझ में आ जाता है कि ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि ये पॉसिबल है इसलिए इसे फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। और ऑर्डर भी सीक्वेंस में आया है, n के बाद 2n ही आता है, तो जाहिर बात है इस चीज को हम क्या कहेंगे? सेकेंड हार्मोनिक्स। वेरी गुड, सेकेंड हार्मोनिक्स। क्योंकि सीधा सीधा इंटीग्रल मल्टीपल जो आएगा वो आएगा, इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 4। अच्छा एक और बात नोटिस करिए, यहां कितने नोड कितने एंटी नोड बने थे? नोड कितने बने थे? 1। और एंटी नोड कितने बने? 2। यहां नोड कितने बने? 2। नोड कितने बने? 3। जरा कंपैरिजन जहन में रखिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट ओवरटोन में हम ये क्लेम करेंगे कि 2 नोड और 3 एंटी नोड, 2 नोड और 3 एंटी नोड। फंडामेंटल यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक में 1 नोड और 2 एंटी नोड। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक बात याद रखो, नोड का नंबर जो है ना वो हार्मोनिक्स को मैच कर रहा है। नोड का नंबर हार्मोनिक्स को मैच कर रहा है। n इज इक्वल टू 2 तो हार्मोनिक्स भी सेकंड है। अब मैंने शॉर्टकट दे दिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी, आपका काम, आप अपना लॉजिक बनाइए, याद रखिए। अब चलिए तीसरी एक पॉसिबिलिटी और एक्सप्लोर करते हैं। लेंथ मैंने ले लिया l। बताइए अब इस सिचुएशन में अगर मैं नेक्स्ट हायर पॉसिबिलिटी सर्च करता हूं, तो मैंने 2 नोड बनाए थे, अब कितने नोड बना दूं बताइए आप? 3 बनाओ। एक, ठीक है, एक इधर बीच में ले लो और एक 2, और एक इधर एंड पे ले लो 3। ओके, सो दैट वे, 1 सेकेंड। बॉटल का कवर लगाए। ठीक है, ठीक है, मेरा लेक्चर चल रहा, बाद में बात करेंगे। अब अरेंजमेंट बनाओ पाइप का, प्रॉपर अरेंजमेंट बना लो। तो शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी कि ओपन एंड पर हमको किसी भी सूरत में एंटी नोड बनाना है, फिर ये नोड बनता गया, फिर बीच में एंटी नोड, फिर नोड बनता गया, फिर बीच में एंटी नोड, और ये नोड बनता गया, और ये पाइप यहाँ के एंड। यहां से शुरू किया, ये ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये आके एंड। सो ये सिचुएशन है, ठीक। अब लेंथ्स का मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये छोटी सी लेंथ क्या होनी चाहिए? लैम्डा 2/4। 4 करेक्ट है। ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए? लैम्डा 2/3। फिर ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए? लैम्डा 2/2। वेरी गुड। और ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए? लैम्डा 2/4। अब ज्योमेट्री के हिसाब से सोचें तो ये हमारा टोटल लेंथ मिला जुला के होना चाहिए लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4। सॉल्व करिए तो दिस विल बिकम लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा
2 by 2, which means lambda 2 is equal to 2L by 3. 2L by 3. Again, we will go to the same formula, that is N2 lambda 2. N2 is equal to V by lambda 2. Put up for an equation for lambda 2. So we may get N2 is equal to V as it is. lambda 2 के हिसाब से सोचेंगे तो ये 2L by 3. Now it is up to you कि ये V upon 2L फैक्टर क्या है. n. तो N2 is equal to 3N. अब सीक्वेंस बताइए ये क्या होना चाहिए, what it should be. Second harmonics. नहीं, Third हार्मोनिक्स गलत हो गया. second overtone, third सेकंड harmonic. ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक्स. और जितना नंबर का हार्मोनिक्स है एग्जैक्टली उतने ही नोड बनते हैं और उससे एक ज्यादा एंटी नोड बनता है. तो कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब कंपैरेटिवली एक बात सोचा आपने, वन एंड वाले पाइप में सेकंड नहीं बन रहा है, फोर्थ नहीं बन रहा है, आगे चल के सिक्स्थ नहीं बनेगा, आगे चलोगे तो एट्थ नहीं बनेगा. मतलब ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे और इवन हार्मोनिक्स नहीं बनेंगे. लेकिन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में ऐसा नहीं हो रहा है. पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स में सब पॉसिबल है. तो कौन से पाइप में ज्यादा फ्रीक्वेंसीज बनाई जा सकती हैं? ओपन. ओपन. ओपन एट बोथ एंड बोलेंगे आप. ओपन एट बोथ एंड. ओपन तो देखो ये वाला पाइप भी तो एक एंड पर ओपन है ना. यस सर. ये ओपन एट वन एंड हो गया और ये ओपन एट बोथ द एंड्स हो गया. आप कभी कभी बच्चा बोलेगा सर दोनों एंड को क्लोज करेंगे. दोनों एंड को क्लोज करेंगे तो पाइप कबर्ड में रखने का, कबर्ड बंद करने का. दोनों एंड को क्लोज रखेंगे तो अंदर हवा में वाइब्रेशन क्रिएट कैसे कराओगे? ठीक है, तो ऐसा कोई बेवकूफी वाला ख्याल दिमाग में लाना मत कि दोनों एंड क्लोज हुआ तो क्या होगा. सर कुछ नहीं होगा. ठीक है, वो तुम्हारे क्या बोलेंगे उसको, मिसकंसेप्शन का बुलबुला है वो. ओके. हाँ, हम ऐसे जरूर कर सकते हैं कि दोनों एंड को ओपन करके मैकेनिकली वाइब्रेट करा के अंदर करा सकते हैं, बट दैट इज जस्ट आउट ऑफ स्कोप. वो अलग बात है. सिचुएशंस क्लियर हो गई सारी अच्छे से. अब इसके लिए भी मैंने एक पूरा चार्ट तैयार कर लिया है. देखो ये पूरा चार्ट अपने हिसाब से हर चीज बता दी मैंने. ओवरटोन कितना, लूप्स कितना, नोट्स कितने, एंटी नोट्स कितने, फ्रीक्वेंसीज कैसी, P+1 का ऑर्डर चलेगा, इस हिसाब से सारा कैलकुलेशन बनेगा. समझ पा रहे हो? यस. Yes sir. Yes sir. अब इसको यूज करते हुए ना हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. सोनोमीटर बोलते हैं हम उसको, सॉरी रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम उसको. ठीक है. और यहां पर पूरा डिस्कशन करते वक्त मैंने एक चीज को कंसीडर नहीं किया अभी तक, दैट वी कॉल एज एंड करेक्शन. इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा कल का. अगला लेक्चर जो है ना सेपरेटली इस पर मैं कंडक्ट करूंगा कि भाई एंड करेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए और एंड करेक्शन असल में होता क्या है. सो इस पर कल बात करेंगे. ये सारी जनरल डिस्कशन आपको समझ आ गई अच्छे से? Yes sir. तो आज मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन लेता हूं आपको बोर्ड्स के हिसाब से जो आते हैं आपके बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में. वैसे सिंपल क्वेश्चन कुछ हिंट्स के साथ मैं आपको दे दूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, तो ओपन एंड वाला पाइप है. दोनों एंड ओपन मान के काम करना पड़ेगा इसका. ओके, बोथ द एंड्स आर ओपन, ऐसे हिसाब से हम काम करेंगे. रेजोनेट करता है मतलब फ्रीक्वेंसी में इक्वल होता है. ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कितनी फ्रीक्वेंसी है? 512. वेलोसिटी ऑफ अ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है. बट हमसे ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये कौन सी हार्मोनिक्स में है. सो हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई हम सिंपली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अजम्पशन में ये कैलकुलेशन पूरा करें. अब ओपन एंड वाले पाइप का फॉर्मूला क्या है? N इज इक्वल टू V अपॉन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2L. कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए. N का वैल्यू 512, V का वैल्यू 340 डिवाइडेड बाय 2L. तो आप इसे L के लिए सॉल्व करिए. कर पाओगे? यस. Yes sir. ओके.
लेट्स टेक अनदर वन। मैं नोट्स के क्वेश्चन के हिसाब से सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा हूँ मैं। एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन में अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट पार्ट वी आर सपोज टू डील सेपरेटली। सेपरेट लेक्चर में हम एंड करेक्शन पर बात करेंगे। तो कुछ सिंपल और जनरल क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अच्छा, क्लोज एट वन एंड की क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज पाइप। इज इन यूनिसॉन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसॉन? Same frequency. Same frequency. थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो क्वेश्चन की सिचुएशन ये, रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है। क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि क्लोज्ड पाइप का मतलब एक एंड क्लोज। हाँ, कौन सा फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल इक्वल है ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन के साथ। तो इनका लेंथ का रेशियो निकालना है। तो काफी सिंपल है। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V अपॉन 4L क्लोज C इज इक्वल टू, अब तुमको इसका थर्ड ओवरटोन लिखने आना चाहिए। फर्स्ट ओवरटोन 2 टाइम्स, सेकेंड ओवरटोन 3 टाइम्स, थर्ड ओवरटोन 4 टाइम्स। 4V अपॉन 2LO। देख लो मैंने फॉर्मूला सही लिखा क्या? देखो इधर, यहां तो यहां कंपैरिजन करो। फर्स्ट ओवरटोन था 2 टाइम्स आ गया, सेकंड ओवरटोन है तो 3 टाइम्स आएगा। थर्ड ओवरटोन होता तो 4 times. बस कैलकुलेशन पूरा करिए, खत्म। तो ये V और ये V कट गया, ये 2 ये 4 से कटेगा 2, LO को ऊपर ले लेते हैं और LC को नीचे ले लेते हैं, आंसर आएगा 8:1। तो लेंथ का कंपैरिजन हमसे पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था। तो 8:1 या रेशियो अगर क्लोज वर्सेस ओपन है तो 1:8। ओके विद दिस? ये सुनो। Yes, sir. ओके, कुछ और सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सिमिलर दिख रहा है मुझे, सिमिलर लुकिंग है, देख लो इसको। चलो इसको ट्राई करो जब तक मैं और क्वेश्चन लेके आता हूं। इसको ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है। यस, आगे आंसर। आ गया क्या आंसर इसका? थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप is found to be in unison with the first overtone of open pipe. ठीक, सिचुएशन देखो आप, आपने कर लेना चाहिए बेटा। क्लोज पाइप, Option C. ऑप्शन सी। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओपन। थर्ड ओवरटोन का कितना आंसर आएगा पता है? 7V L. क्लोज पाइप है 4L। फर्स्ट ओवरटोन आएगा 2V अपॉन 2L, करेक्ट है? वेल, इन L की वैल्यूज को हमें ऐसे लिखना चाहिए, क्लोज ओपन। एम आई करेक्ट? V से कट गया, ये 2 से कट गया, तो आपको आंसर मिला LO
अपॉन LC, LO upon LC is equal to 4/7, या you may go by saying LC by LO is equal to 7/4. So this one is the answer. आइए एक और इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन करके रुक जाते हैं. See this. For a certain pipe, 3 successive harmonics are 425, 595, 765. 3 सक्सेसिव हार्मोनिक्स है. अभी कितने नंबर के हमको नहीं मालूम. डोंट गेट कंफ्यूज सेइंग दैट कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है. हमको कुछ नहीं मालूम. कितने भी नंबर के ये हो सकते हैं. अब ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी है. अब बेटा समझना या कैलकुलेट करना तो काफी मुश्किल होता अगर मुझे ऑप्शन नहीं देता. ये मुझे एक बेसिक बात बताओ कि कोई भी अगले नंबर का हार्मोनिक्स क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल होता है? Yes. तो सिंपल आइडिया है. 425 को 170 से डिवाइड करके देखो कितना आता है. अगर इंटीजर आता है तो चेक करेंगे उसको. एग्जैक्ट डिवीजन बताओ इसकी. 425 170 इंटीजर आता है क्या? मुझे नहीं लगता इंटीजर आएगा, क्योंकि 170 की टेबल में 425 आएगा ही नहीं. तो इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 170 नहीं हो सकती. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस. कोई भी जो हायर हार्मोनिक्स होता है, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, वो ऐसा ही होता है ना. 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, ऐसा ही होता है ना. मतलब 2 या 3 या 4 या 5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. व्हाट द पॉइंट? तो क्या अगर मैं 170 को 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 425 मिल सकता है क्या? तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि 425 को 170 से डिवाइड करो. आता है क्या कुछ? इंटीजर आता है क्या? यस. आंसर इट क्विकली बेटा. पूरा रिकॉर्डिंग पे चल रहा है. आप लोग इतना स्लो रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये रिस्पॉन्स भी रिकॉर्डिंग में रहेगा. ऑप्शन सी सर. अच्छा तुम डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हो. ऑप्शन सी बता रहे हो. अच्छा सी यानी कि 85. 85 से अगर मैं इन सब नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलता जाएगा बताओ. 425 को 85 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5. 5. 595 को 85 से डिवाइड करो कितना आएगा? 6 आना चाहिए. या सक्सेसिव कोई नंबर आना चाहिए. कितना आ रहा है? 7. 7. 5 के बाद 7 चलेगा. फिर 765 को डिवाइड करो. 9. मतलब 5, 7, 9 सक्सेसिव पॉसिबिलिटीज हैं. Yes. तो इनकी फंडामेंटल कौन हो सकता है? 85. 85. दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व इट. अदरवाइज का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमको बताया नहीं ना लेंथ कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, और बाकी कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं इसने. और इनफैक्ट ये भी नहीं बोला कि ये कितने नंबर के हैं, वो तो हमें ढूंढना है. तो ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर को क्लेम करेंगे यहां पर. ओके ठीक है, रुक जाएं फिर.